अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर एक फ़र्द की सेहत के गिर्द सिमट आई है, मगर उसके असरात कहीं वसी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इमरान खान का इलाज उनके ज़ाती मौलेज और अहल खाना की निगरानी में कराया जाए, जबकि हुकूमत कहती है कि अदालती हुक्म के मुताबिक आई एक्सपर्ट्स या आई स्पेशलिस्ट की टीम मुआयना कर चुकी है और मजीद इलाज एक मखसूस तिब्बी इदारे में होगा। दिलचस्प अमर यह है कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराने की यकीन दहानी भी कराई जा चुकी है, जिससे मामला सिर्फ तिब्बी नहीं बल्कि आईनी और अदालती निगरानी का भी बन चुका है। इस बीच डील की बहस भी जोर पकड़ गई है, जब वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि डील के लिए दोनों तरफ रजामंदी जरूरी है। ये बयान सियासी राहदारियों में नई क्यास आराइयों को जन्म दे रहा है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की आंखों के मुआयने पर मुतजाद बयानात ने बहरान को गहरा किया। उनके वकील सलमान सफदर ने अदालत में बिनाई 15% रह जाने का दावा किया, जबकि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने एक आंख 6/6 और दूसरी ऐनक के साथ 70% दुरुस्त या ठीक करार दी। इस तमाम तर सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद पार्लियामेंट या खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर एहतजाज 3 दिन तक जारी रहा और आज पार्लियामेंट की हद तक एहतजाज चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। बाज़ मकामात पर मोटरवे और दीगर शाहराहों को भी बंद किया गया, जिस पर हुकूमती वज़रा ने सख्त एक्शन की वार्निंग दे दी। वफाकी वजीर और अमीर मुकाम ने यह कहा कि रियासत को एक्शन लेना चाहिए, आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। मोटरवे बंद किया गया, जिससे लोग तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों की फ्लाइट्स मिस हो रही हैं, किसी ने अस्पताल जाना होता है वो नहीं जा सकता। दूसरी जानिब वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने यह कहा है कि सरकारी सतह पर जीटी रोड और मोटरवेज की बंदिश एक गैर आईनी इकदाम है। केपी के हुकूमत से कहना चाहता हूं कि वो खुद इसे ठीक कर ले, नहीं तो वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। ये तमाम पेशरफ्त एक बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या इमरान खान की सेहत का मामला सियासी दर्जे हरारत कम करने का जरिया बनेगा या मजीद तसादुम की बुनियाद? क्या अदालतों में जल्द समाअत, मुमकिन तिबी रिलीफ और सियासी बयानात मिलकर किसी बड़ी तब्दीली का पेशखेमा है, या फिर ये बुरहान अभी मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सबसे पहले हुमायूं साहब, आज की डेवलपमेंट जो खान साहब की ट्रीटमेंट के हवाले से हुई है, कि हुकूमत का कहना है कि आई एक्सपर्ट्स या आई स्पेशलिस्ट की टीम ने मुकम्मल खान साहब का मुआयना किया है और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा कराई गई है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पीटीआई रहनुमाओं और ज़ाती मौलिज को 1 घंटे से ज़ायद ब्रीफिंग भी दी गई है। क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं उस ब्रीफिंग से, या अभी भी कोई शुकूक व शुबात बरकरार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, बात यह है कि ना तो हमें उनकी ब्रीफिंग की ज़रूरत है। ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, मक्कार लोग हैं। वी डू नॉट बिलीव इन देम। अगर ये लोग सच्चे होते तो फिर हम शायद कर लेते, और सच्चे होते तो ये जब इमरान खान ने इनको कहा था कि मेरी आंख के अंदर वो प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उसी वक्त ट्रीटमेंट करवा देते। या अगर फर्ज करे इनसे अनइंटेंशनली हुआ है, और बात से हो सकता है कुछ भी चीज़ है, तो कम से कम जब जो पिम्स में जब इनकी ट्रीटमेंट हुई थी, इमरजेंसी के तौर पे ट्रीटमेंट हुई थी, उसके बाद या जिस वक्त लेकर जा रहे थे उस वक्त फैमिली को बता देते। जब ट्रीटमेंट हो रही थी उस वक्त इनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको बता देते। उस वक्त जो फिजिशियंस हैं जो इनको ट्रीट कर रहे हैं उनकी मुलाकात करें, सो दैट 1-on-1 एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बातचीत करके वो कर लेता है। इन लोगों ने पहले तो छुपाने की कोशिश की है, जब न्यूज़ में आ गया तो डिनाई किया है, उसके बाद जब फिर सामने आ गया उसके बाद कहीं जाके इन्होंने किया, फिर भी इन्होंने गलत बयानी करते रहे कि ये है वो है, और कि ये डॉक्टर ने नहीं है, इमरान खान के अपने वो है कि कितनी कम है। हालांकि सलमान सफदर साहब ने फिर दूसरे दिन उनको वो क्लैरिफाई कर दिया था कि ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि 85% बीनाई कम हुई है राइट आई में, वो दैट इज़ बिकॉज के डॉक्टर ने उनको कहा हुआ था कि इतनी कम हो गई। तो उसके मतलब ये है कि डॉक्टर ने एक असेसमेंट करके ऑब्जेक्टिवली बताया कि आपका ये प्रॉब्लम है। अब ये याद रखें, ये जो मर्ज़ है CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, इसमें प्रॉब्लम ये होता है, इसको बाज़ दफ़ा लोग जो है ना वो 100 डेज ग्लूकोमा भी कहते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इसकी कंप्लीट ओक्लूजन हो जाए तो शुरू में पेनलेस होती है, लेकिन बाद में इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है और उसकी वजह से काफ़ी
आंख में दर्द भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें फिर अपनी जगह पर है, तो इनकी ट्रीटमेंट लाजिम है। और ये ट्रीटमेंट इस तरह नहीं हो सकता कि आप सामान लेकर उधर चले जाएं, ये जेल चले जाएं। आपको इनको हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में ट्रीट करना होता है। बिल्कुल और सही, जो उसके उनका लिए राइट भी बनता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अभी तक उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। ठीक है, उन्होंने जब हम लोगों ने शोर मचाया था तो उन्होंने कर दिया था कि जी एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट के लिहाज से भेज दिया था, लेकिन जब उन्होंने अपना बताया है कि जी ये प्रॉब्लम है, तो आई डोंट नो कि वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर करना चाहिए था कि इमरान खान का इलाज अभी से ही शुरू कराओ। बाकी हम देख लेंगे कि मंडे ट्यूसडे को देख लेंगे कि रिपोर्ट के लिहाज से क्या क्या नहीं है, लेकिन द ट्रीटमेंट शुड हैव बीन स्टार्टेड एट दैट टाइम। और ये सारा ये याद रखें, ये खुदा ना खास्ता अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, और ये जो मसला है, इस बीमारी का जो मसला है, वो खास तौर पे इस वजह से होता है कि ये टाइम पे डायग्नोज नहीं की जाती या डिले किया जाता या है, टाइम और पे ये ट्रीट नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। आज वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी सलमान सफदर की रिपोर्ट को, वो तो कह रहे हैं जनाब कि ये गलत है। वो उनके बकौल के खान साहब की एक आंख का विजन 6/6 है और दूसरी आंख अगर वो ऐनक लगाकर तो 70% आंख दुरुस्त है। और अब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जानी है जो माहिर डॉक्टर्स की है। क्या आप लोगों को उन डॉक्टर्स के पैनल्स की रिपोर्ट पर यकीन है? देखिए, मैं इस तरह है, मैं ऑनरेबल जो मिनिस्टर साहब है, लॉ मिनिस्टर साहब, मैं उनकी एक आंख के ना ऐनक के साथ 70% कर देता हूँ, उनकी ऐनक के साथ। मैं देखता हूँ वो कितने खुश हो। क्या गलत बात कर रही है इंसान। हम्म What a मतलब stupid statement is this? I'm sorry, I know him very well, लेकिन this is something which is unacceptable from a person जो कि लॉ बैकग्राउंड से है। जिन लोगों के अपने उस लिहाज से आप किसी के माँ बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे के, आप उसको कह के ये बकवास है, इसकी एक आंख ऐनक लगा ले तो उसका क्या नाम है 70% तो आई जाएगी। बिल्कुल। मतलब आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि यू आर ट्राइंग टू प्लीज पीपल। ये देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं, ये वो शख्स है इमरान खान के जिसने गरीबों के लिए एक ऐसा इदारा बनाया जहां पे महंगे से महंगा इलाज फ्री होता है। मैं सच बात बताऊं, हमारा मुल्क इस किस्म के शख्स को डिजर्व नहीं करता। हम लोग जो है बेईमानों को डिजर्व करते हैं। वो बेईमान जिन्होंने अपने और अपने बच्चों की जो जायदादें बनाई है, वो इस मुल्क की को खून को चूस के बनाई है, हम इन लोगों को डिजर्व करते हैं। हम लोग खुद डिजर्व नहीं करते कि हमारे साथ कोई ऐसा शख्स हो कि जो लोग कहे कि भाई मैं इस नो डाउट हुकूमत को बिल्कुल, जब ये मसला हुआ था तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था उनकी फैमिली को भी, उनके जाती मौलेज को भी। यही बोल रही है कि सेहत और आंख के मसले पे लेकर पीटीआई सियासत कर रही है। और अब आपको क्या लगता है कि तिब्बी बुनियाद पर जमानत या रिलीफ मुमकिन है? अगर अदालत इनकार कर दे तो फिर क्या रास्ता होगा? मुझे एक बात बताएं, अगर इमरान खान सलमान सफदर के साथ जब बातचीत कर रहे थे, तो अगर उन्होंने रिलीफ मांगनी होती तो उनका आखिरी सेंटेंस ये ना होता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़े मेरे काम की ये किताबें शिताबें या ये मेरे आंख का ये मसला, ये चीज़ है। वो कहते कि यार मुझे इधर से बाहर निकालो, मुझे अमेरिका भेज दो, मुझे लंदन भेज दो। या वो सलमान सफदर साहब को कहते कि जैसे बाकी लीडर थे, उन्होंने एफिडेविट करवा लिया था कि मेरा दिमाग ख़राब है, और एक जाली MRI बना दी थी कि जिसमें उनके दिमाग को बहुत छोटा करके दिखा दिया था कि जी इसकी तो सारी वो आर्टरीज वार्टरी हर चीज़ सुकड़ गई और अब ये सही तरीके से काम नहीं कर सकते। और या फिर कोई ऐसा वो कर देते कि जी घर में बैठ के, जैसे फैसल वाउडर ने कहा था कि घर में बैठ के किसी के ब्लड से प्लेटलेट गिरवा देते। लेकिन फिर तब आपकी सर हुकूमत थी ना, आप ही की काबीना ने वो किया था, इसकी तसल्ली भी दी थी, वही डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहब थी। एक मिनट है जय, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है हमने उसकी बेसिस पे कहा है, और फिर हमें उस वक्त इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि क्या इनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी दे सकता है? किसी की ज़िंदगी की कोई गारंटी दे नहीं सकता, तो हमें फिर क्या कर सकते थे हम? चूंकि ये एक बड़े लीडर थे तो इस वजह से हमने उनको जाने दिया। हमें पता था कि ये वापस नहीं आएंगे, हमें पता था कि वो 2 नंबरी कर रहे हैं, लेकिन हमने जस्ट बिकॉज के उन्होंने अपनी सेहत के लिहाज से बात की थी तो उनको जाने दिया।
और यही आज के प्राइम मिनिस्टर साहब है ना जिन्होंने 50 रुपए के वो बॉन्ड में, 50 रुपए की बात नहीं होती है, ये एक कमिटमेंट होती है, ये एक स्टाम्प पेपर होता है जिसमें आप अपने एक हल्फनामा देते हैं कि ये वापस आ जाएंगे और आपने नो अपना डाउट, हल्फनामा। बिल्कुल सही। सेहत पे तो किसी कोई सियासत होनी भी नहीं चाहिए, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है और वो डिजर्व करते हैं मुकम्मल इलाज। सर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपका एहतजाज चौथे रोज भी दाखिल हो चुका है। अमली तौर पर आपने इस एहतजाज से अब तक क्या हासिल किया है? क्या हुकूमत की जानिब से कोई तहरीरी यकीन दहानी मिली? आपको लग रहा है कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है वहां पर? हम लोग इससे कुछ हासिल नहीं करना चाहते, हमारा सिर्फ एक मकसद है। एक मकसद है ना इमरान खान साहब की बिल्कुल शिफ्ट होना और उनका इलाज कराना। हाँ, वो हो जाए। और उसका एक फर्क तो जरूर पड़ा कि इन लोगों ने कम से कम वो बनाया, एक पैनल बनाया है, एक बोर्ड बनाया है उस लिहाज से। लेकिन मुझे, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे उस बोर्ड पे यकीन इसलिए नहीं होगा कि ये लोग सब झूठ बोलते हैं, ये लोग बेईमानी करते हैं। मुझे यकीन तब आएगा जब उसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट लोग बैठे होंगे। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो डॉक्टर्स जो हुकूमत के प्रेशर की वजह से अपने बयान को ना बदल सके, तो उसके लिए मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं इंग्लैंड से किसी स्पेशलिस्ट को बुलवाऊं। उसके पैसे हम लोग देंगे, पीटीआई वाले देंगे, लेकिन वो आके उस बोर्ड में बैठे और कम से कम एटलीस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एक ऑब्जर्वर जो कि आई स्पेशलिस्ट हो, वो देख के बता सके कि ये सारी चीज़ें ठीक हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि ये याद रखें, ये मसला इमरान खान की बीनाई का है, एक आंख की बीनाई का। एक आंख की बीनाई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं जितने भी ये बड़े लीडर हैं उनकी एक एक आंख फोड़ देता हूँ, देखता हूँ, फिर वो कहते हैं कि मैं कहूँगा कि यार ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस किस्म की बात ना करें। ये बहुत मतलब आप लोग अगर इस तरह करेंगे तो ये आप नहीं संभाल सकोगे, आप लोगों को गुस्सा नहीं संभाल सकोगे, ये काम मत करो। लेकिन वो तो सर कह रहे हैं, वो तो अब इस प्रेशर के बाद तो वो कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ और अमीर मकाम ने कहा है कि जनाब ये जो मोटरवे और मुख्तलिफ शाहराएं और अटक पुल बंद किया गया है, इस पे हम एक्शन लेंगे क्योंकि इससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखें जी, बात ये है कि उन्हें कहें कि आप एक्शन ले लें, ये भी कर लें, एक्शन भी ले लें, एक्शन ले लें। केपी में आके एक्शन ले लेना, केपी में आके ले लें, बाकी जगहों पे भी आके ले लें। नहीं तो अगर पुलिस और गिरफ्तारियों का रास्ता अगर इख्तियार कर लिया वफाकी हुकूमत ने तो फिर गिरफ्तारियां हो जाएंगी। कितने गिरफ्तार करेंगे, सही कितने करेंगे? देखिए, बात ये हो जाती है कि जब आपके दिल में बेईमान, जब आप लोग बेईमान हो ना, बाय नेचर बेईमान हो। अगर ये लोग अच्छे लोग होते तो 40 साल कम नहीं था इस मुल्क को ठीक करने का। अच्छा, खैर, अब ये मामला तो इस वक्त तमाम तर मामला इमरान खान साहब की सेहत और अहल खाना की उनसे मुलाकात का है। हुकूमत ने तकरीबन 20 मिनट इमरान खान की उनके बच्चों से बात भी कराई है। क्या पार्टी लीडरशिप ने बच्चों से पूछा या कोई बात सामने आई कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई और क्या उन्होंने कोई पार्टी या सियासत के हवाले से कोई लाए अमल दिया? देखिए, फैमिली के साथ इमरान खान क्या बात करते हैं उससे पार्टी का कोई वो लेना देना नहीं है। अगर सामने कोई बयान आ जाता है हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम जाके किसी को जाके कोई क्या कहा क्या नहीं, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ख़ासतौर पे उनके बेटों का चूँकि पॉलिटिक्स से दूर दूर का वास्ता नहीं है, तो इस वजह से भी हम लोग उन्होंने कभी कुछ नहीं कहते हैं। कोई बयान आ जाए, कुछ हो जाए तो हम उसको देख लेंगे। लेकिन इस वक्त बात पॉलिटिक्स की नहीं है, इस वक्त बात इमरान खान की सेहत की है, उनके आंख की बीनाई की है। और उसके लिए हम लोग इन चीज़ों को हम लोगों ने मतलब वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, वी शुड नॉट, nobody should take lightly। ये ऑनेस्टली मुझे दिल दुखता है कि जब मैं देखता हूँ कि वो शख्स जो लिटरली, देखें, इमरान खान को ना पैसों की ज़रूरत है, ना थी, ना उसको शौक है कोई ब्रांड पहनने का। वो ये जो बाकी लोग जो है ना ब्रांडेड चीजें पहन के घूम फिर रहे होते हैं, ब्रांड को इमरान खान की जरूरत है। इमरान खान को ब्रांड बिल्कुल सही, मतलब उनको एक्सेस देनी चाहिए, उनके इलाज की डिजर्व्स इट। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाक भारत मैच हमेशा सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, एसाब, वकार और हिकमत अमली की जंग भी होता है, जहां सवालात जज्बात से बड़े और एदाद शुमार नारों से ज्यादा तल्ख हो चुके हैं। रवायती हरीफ के खिलाफ 4 माह में चौथी शिकस्त और 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद व्हाइट बॉल फॉर्मेट में 16 में से 13 मैचों में नाकामी। ये महज हार नहीं, एक तसलसल है। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी अब वक्ती गलतियों का नतीजा नहीं लगती, बल्कि गहरे निजामी बहरान की अलामत महसूस होती है।
कोलंबो में होने वाले मैच में 176 रन के ताकुब में 114 पर ढेर होना सिर्फ बैटिंग की कमजोरी नहीं, मंसूबाबंदी की भी शिकस्त नजर आती है। इब्तिदाई 3 विकेटों में 13 रन पर गिरना, फिर मिडिल ऑर्डर का दबाव में टूट जाना, बाउलिंग में आखिरी ओवर्स का कंट्रोल खो देना, ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि टीम बड़े मुकाबलों का जहनी बोझ नहीं संभाल पा रही। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने खुलकर तनकीद की, कप्तान के फैसलों को नाकाबिले फहम करार दिया और कहा कि बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठाओ, नए लड़कों को मौका दो। मोहम्मद यूसुफ ने भी यही बात की कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान का वक्त गुजर चुका है, जबकि शोएब अख्तर ने तो मसले को बराह रास्त बोर्ड की क़यादत और पॉलिसी से जोड़ दिया। सवाल यह कि क्या वाकई मसला चंद खिलाड़ी है या पूरा का पूरा ढांचा ही कमजोर हो चुका है? अगर 2021 के बाद भारत के खिलाफ कोई मुस्तकिल कामयाबी नहीं आई, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट सिलेक्शन पॉलिसी और क़यादत का मॉडल असर नौ देखने की जरूरत है? क्या नौजवानों को मौका देने से फौरी बेहतरी आएगी या ये भी एक जज्बाती रद्द-ए-अमल होगा? अहम सवाल ये भी है कि आगे व्हाट नेक्स्ट? क्या पाकिस्तान बाकी टीमों के खिलाफ कम बैक कर पाएगा या बड़ी टीमों के खिलाफ खौफ की नफ्सियात मजीद गहरी होगी? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर लेजेंड मुश्ताक अहमद साहब। आपको वेलकम करती हूँ स्लो राउंड अप में। मुश्ताक भाई, सबसे पहले तो गुज़श्ता 4 माह में ये चौथी शिकस्त है। अब तो हम यूँ कहें कि अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। क्यों हम फैंस के हर बार दिल तोड़े जाते हैं? कल का भी यही हाल हुआ, भारत से हमने हारना ही था। क्यों ये हारना लिख दिया गया हुआ है? और हारे समझ आती है, गेम है, हार जीत इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम। एक जीतेगा, दूसरा हारेगा, बट फाइट तो नजर आनी चाहिए, कोई स्पोर्ट तो नजर आनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सारे डिसअपॉइंटेड हैं, इवन एक्स क्रिकेटर्स लाइक माई सेल्फ और मेरे जो जितने भी कोलीग्स हैं, हम सब हर्ट हैं, क्योंकि इस दफा लग रहा था कि हमारी जो टीम का मोमेंटम था ना, जो ऑस्ट्रेलिया से खेल के गए थे, 3 मैच जीत के गए हुए थे और वहां पे भी जाके अच्छा मोमेंटम खेल रहे थे, कंडीशन से भी एडजस्ट कर चुके थे। कल थोड़ी सी कुछ गलतियां हुई हैं। आई एम श्योर सारे टीवी, निजी टीवी पे बैठ के लोग बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, बड़े मैच के ऊपर मैं बड़ी 2-3 साल से ये बात कर रहा हूँ, आज नहीं कर रहा, ये मैच हारने के पहले नहीं कर रहा, 2-3 साल पहले से ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीड अ गुड स्पिन बॉलिंग कोच। उसकी वजह ये नहीं कि कल के मैच की वजह से, बड़े मैच में आपको जो एक्सपर्ट स्पिन बॉलिंग कोच होता है ना, वो क्या करता है कि वो ऐसी सिचुएशन में टेक्निकल चीजों के अलावा वो इस वक्त माइंड से सच बताता है कि खेलना कैसे है, अपने प्लान को कैसे करना है। ये अच्छे कोच का जो इस प्रोसेस से गुजरा होता है वो बता देता है। और जैसे हमारे पास शाहिद अफरीदी है, सकलैन मुश्ताक साहब हैं, सईद अजमल साहब हैं, ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। इनको लेनी चाहिए थी सर्विसेज पाकिस्तान को, एनी हो, क्योंकि कल अच्छा किया तो सलमान आगा ने। हेलो, मैंने कहा सर आप भी तो है ना, मतलब आप एज ए कोच लेजेंड्स अवेलेबल, व्हाई डोंट दे यूज इट? अल्लाह का शुक्र है, नहीं मेरी कमिटमेंट चल रही है इंटरनेशनली, बट अल्लाह का शुक्र है, आप थैंक यू वेरी मच, यू कंसिडर्ड मी। बट हैविंग सेड दैट, कि जो आपके 3 बंदे पड़े हैं उनको रखना चाहिए था। उसकी वजह पता क्यों बता रहा हूँ कि मुश्किल वक्त में प्लेयर को पता होता है मैंने क्या खेलना है, मेरे स्किल लेवल क्या है, टेक्निकल फील्डिंग पोजीशन, ये सब पता होता है। इस मौके के ऊपर अच्छा कोच जो होता है ना, जिन्होंने सर्व किया होता है पाकिस्तान टीम को या ऐसे सिचुएशन से गुजरा होता है, वो अच्छी तरीके से बता सकता है लोग इसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि बड़े मैचों के अंदर ना आपका माइंडसेट ये काम करना कई दफा छोड़ देता है, इसलिए प्रोसेस का याद रखना बहुत जरूरी है। और वो जो बंदा प्रोसेस से गुजरा होता है ना, बिल्कुल यही मुश्ताक भाई, आपको क्या लगता है वहां की उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हमारे क्रिकेटर्स की, जब वो ग्राउंड में गए, वो देख के लगता था कि ये वाकई मैच जीतने के लिए गए या एफर्ट डालने के लिए? आपको वो नजर आ रही थी थ्रू आउट गेम में? आई थिंक जो मैं कहना जा रहा था ना, वो इसी पे मैंने खत्म करना था। खैर नहीं, आपने क्वेश्चन कर लिया। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि जब उनका मोमेंटम 1 विकेट गिर गई थी ना, क्रूशियल अभिषेक, वो बहुत खतरनाक प्लेयर था। उस वक्त रीड किया गया पिच जो था ना, टैकी पिच था, स्पिन ज्यादा हो रहा था, वहां पे दूसरा ओवर साइम से करवा सकते थे आप। ये होता है गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस के ऊपर पता क्या होता है कि आपने फौरन रिएक्ट करना होता है कि अब पिच का ये सिचुएशन हो गया, अब हमने ऐसा खेलना है, ऐसी बॉल करनी है। अच्छा, उसमें कई दफा कप्तान के माइंड में कुछ और चल रहा होता है, प्लान पहले से आप माइंडसेट बना के जाते हो। ये ऐसी गेम के अंदर जो कंडीशन आपको फौरन समझ आ जाती है, जैसे आगा सलमान को स्पिन भी मिल रही थी, गेंद थोड़ा सा फंस के भी निकल रहा था, तो टेक्निकल जुबान में हम बोलते हैं कि उस वक्त साइम अयूब को दूसरा ओवर करा देना चाहिए था, क्योंकि दोनों खब्बे थे। अब दोनों खब्बे जैसे ही आते हैं
तो आपको ये समझ आ जाती है कि आपने बेस्ट। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको जब विकेट मिल जाती है ना, तो आपने उनको निकलने नहीं देना होता। जब टीम गिर जाती है ना, उसको उठने नहीं देना होता। तो ये सारी चीजें आपने फौरन रिएक्ट करना होता है। तो आई थिंक दूसरा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बॉडी लैंग्वेज, आई थिंक बॉडी लैंग्वेज वाज देयर, बट क्योंकि कई दफा आपके नर्व आपके साथ काम नहीं कर रहे होते, इसलिए यू नीड इन ड्रेसिंग रूम द पर्सन हु ऑलरेडी डन दोस थिंग्स बिफोर हैंड। आई थिंक वो ऐसे मौके के ऊपर बड़ी हेल्पफुल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपका उस टाइम पे डिसीजन लेना दैट इज वेरी क्रिटिकल, के जो रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह आपका स्पिनर थोड़ा स्ट्रांग था, आपको रिजल्ट भी मिल रहे थे, तो आप लगाते क्यों? आपने शाहीन अफरीदी को ले आए और फिर आपने देखा एक दफ़ा वो लगी, दूसरी दफ़ा फिर दे दिया। आप खुद करा लेते, या फिर आपके पास आप इतना लेट लेकर आए। सबसे ज़्यादा जो उस्मान तारिक पे बात हो रही थी, वो सरप्राइजिंग, वो हमारा ट्रम्प कार्ड था। मतलब उनको इतना लेट हमने चांस दिया। यही आई थिंक आई बिलीव सब ये बात कर रहे हैं और ये वाकई जेन्युइन बात है। क्योंकि जब आपको एक विकेट मिलती है और मोमेंटम दूसरी टीम का शिफ्ट हो जाता है ना, रिमेंबर वन थिंग, आपने अपने बेस्ट बॉलर को बेस्ट प्लेयर के खिलाफ बॉलिंग करवानी होती है। उनको ऐसे वो प्लेयर्स के खिलाफ नहीं खिलानी होती कि आप वेट करें कि कोई नहीं खेलना आता स्पिन को, उसके खिलाफ खिलानी। नहीं 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 नहीं, बेस्ट प्लेयर, दैट्स व्हाई गुड टीम्स डू। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि टॉस जीत के भी हमने बैटिंग सेकंड की, वो भी अच्छी बात नहीं थी। अगर कंडीशन आपको लग रहा है कि ड्यू फैक्टर है, तो ड्यू फैक्टर के ऊपर आपने इतना वो नहीं इनहास क्या करना, इतना बिलीव नहीं करना। वी आर नॉट गुड एट चेजिंग। ऑफ कोर्स और वन ऑफ द रीजन कि वी नॉट गुड, मतलब आप देखो ना, एक लास्ट गेम जो आप खेले, आई थिंक उसके खिलाफ था, नेदरलैंड के खिलाफ था, फहीम अशरफ के 2 ओवरों में 29 कर गया, वरना वो भी मैच हार गए थे हम। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या लगती है मुझे, कि कुछ डिसीजन ऐसे हुए जो क्रूशियल टाइम पे नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि इस ग्राउंड पे जो भी पहले खेला है, जिसने पहले खेला है, वो हमने देखा है कि उसके जीतने का मार्जिन ज्यादा रहा है। मतलब ये कि इसका मतलब है आपको आइडिया भी नहीं है। आप जब ग्राउंड में जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, आपने पहला डिसीजन ही गलत ले लिया, फिर उसके बाद आपके पास स्पिनिंग इतना स्ट्रांग था, वो भी नहीं लिया। इनफैक्ट अब तो मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अफरीदी साहब ने भी तकरीबन ये कह दिया हुआ है कि बाबर, शादाब और शाहीन, उनका वक्त गुजर गया है। अब अगले मैचेस में उनको बाहर बिठाएं और नए प्लेयर्स को मौका दें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसी, हम क्योंकि इमोशनल फैसले नहीं किए जाते। शादाब बहुत अच्छी फॉर्म में मुझे लग रहा था, बीइंग लेग स्पिनर बता रहा हूं। अच्छा। ये फैसले जो होते हैं ना, कई दफा हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन में हम इस चीज पे क्यों नहीं तवक्कुल करते कि इस वक्त अफरीदी क्यों नहीं ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, आपका हफीज क्यों नहीं, आपका मोहम्मद यूसुफ क्यों नहीं बैठा, सकलैन मुश्ताक क्यों नहीं बैठे हुए, जो ऑलरेडी डन दोस थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी किए हुआ ये काम, यहां से निकले हुए हैं इस सिचुएशन से। अब वो शादाब को ये बता सकते थे, ये पिच ही तो नहीं है, बड़ा सिंपल इसको एक प्लान करना था। पता क्या वो सिंपल प्लान क्या था? तो विकेट टू विकेट बॉल करना, मुंह में ना करना, खिंची हुई विकेट करना, खिंची हुई बॉल पे विकेट टू विकेट करना। जैसे स्पिन हो रहा था, कोई स्पिन हो जाता, कोई सीधा निकल जाता है, ऐसी पिच में सिर्फ सिंपल प्लान। मगर जब आपको मैं ये कहूंगा ना कि आपने ऐसे एंकरशिप करनी है और आपका जो सीनियर प्लेयर आपको बताएगा, आपके दिमाग में एकदम वो मुश्किल सिचुएशन में वो बात याद आ जाती है। तो ये बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। और अब तो इवन ऑब्वियसली आप सलमान आगा की ओवरऑल कैप्टेंसी को किस तरह से देखते हैं? मतलब वो जब उन्होंने देखा कि जब वो बॉलिंग भी करा रहे थे, 2 ओवर उन्होंने कराए, बहुत अच्छे कराए, कोई आई थिंक अराउंड 10 उन्होंने दिए, तो फिर 2 क्यों बचा लिए? जब उनको पता चल रहा था रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो व्हाई ही डिड नॉट? I think those are the things which is we made a mistake yesterday ना। यही तो गलती हुई है कि आपका जब रिदम बना होता है, आप जैसे ऐसे इसको ले लें कि अगर आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तो आप ये थोड़ी कहते हो कि चला आके तू भी खेल रहा यार। नहीं, आप कहते हो कि लेट मी फिनिश नाउ, क्योंकि इस मौके के ऊपर जिस बॉलर का, जिस बैट्समैन का रिदम बना होता है ना, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और पिच आपको सपोर्ट कर रही थी। आई थिंक दोज आर द थिंग्स विच इज समटाइम मैनेजमेंट को मैसेज देना चाहिए और मैसेज दे के ये बंदे को बात करनी चाहिए कि यार ये इस सिचुएशन में हमें ये नजर आ रहा है कि आपके स्पिनर ऑफ स्पिनर, जब उनके 2 खप्पे खेल रहे हैं, साइम और उस्मान तारिक को फौरन ले आना चाहिए था। शादाब को उस वक्त बॉलिंग ही नहीं करानी चाहिए थी, क्योंकि शादाब 2 लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ लेग स्पिनर का पहला ओवर जो उसके सेट हो गए हैं, जिनका रिदम बन चुका है, उनके खिलाफ तो आपने उस बॉलर को लेके आना जो उनको मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें, ये थोड़ी है कि शादाब अगर लेग स्पिनर है तो उसको बॉलिंग करानी है, अबरार को करानी है, साइम को उस्मान तारिक को लेके आते, वहां 2-3 विकेटें गिरती, इन्होंने 120 भी नहीं करना था। आपने मिडिल में देखे
इनका स्कोर ही नहीं हुआ। पहले 9 ओवरों में 90, 10 ओवर में 100 हो गया था, आखिरी 10 ओवर में 75 किया। अगर 2-3 विकेटें और गिर जाती तो आप देखो गेम कहां पे 200 उस्मान तारिक को तो हम उस्मान तारिक को तो हम 10वें ओवर के बाद लेकर आए हैं, जहां T20 में फर्स्ट 10 ओवर्स आर वेरी क्रिटिकल एंड वेरी क्रूशियल। नाजरीन, वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। आप स्पिन बॉलिंग के लेजेंड भी हैं, हमारे पास 6 स्पिनर्स को खिलाया, लेकिन जो मेन स्पिनर था इब्रार, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर सका? आपको उसमें कहाँ गलती नजर आती है? नहीं, नर्व्स की गेम होती है ये। बड़े गेम में ना वो नर्व्स जो होती है ना, कई दफा कंट्रोल में नहीं रहती। इसीलिए तो कहते हैं ना, जिन टीमों को, जिन लड़कों को, जिन प्लेयरों को अपने प्रोसेस का पता होता है ना, देखिए याद रखिएगा, जिंदगी में कहीं पे भी आप चले जाएं, जिन लोगों को प्रोसेस का पता होता है ना, आउटकम का नहीं सोचते। आउटकम जैसे ही आप जेन में रहते हो, आप प्रोसेस से निकल जाते हो। जब प्रोसेस से निकल जाते हो तो आउटकम भी आपके हाथ से निकल जाता है और प्रोसेस भी निकल जाते हैं। ये अंडर प्रेशर जिंदगी में ये लोग हमसे गलती हुई है। जैसे प्रेशर पड़ता था, हम प्रोसेस से निकलते थे, तब सीनियर प्लेयर का या कप्तान का या कोच का काम आता है, वो फौरन कहता है वेट, कम बैक टू द प्रोसेस। आउटकम का मत सोचो, आउटकम का सोचोगे तो ये इस प्रोसेस से अपना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप प्लान्स को सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आप क्या समझते हैं बैटिंग लाइनअप में फौरी क्या तब्दीलियां करनी चाहिए? क्या अगले मैच में हमें फखर जमान और ख्वाजा नाफी को शामिल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले चेंज करने से पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा, आई एम कमिंग बैक टू माई पॉइंट अगेन, मे बी यू गाइस गोना गेट बोर्ड। प्रोसेस, हमारे बैट्समैन भी प्रोसेस से निकल गए। हमारे कोच ने भी, पाकिस्तान टीम के कोच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी विल गो आउट ऑफ द ओकेजन, इसलिए निकल गए हम कि हमने प्रोसेस से निकल गए। आप 175 को देख रहे, तो आप तो बॉल देख नहीं रहे थे। 120 बॉलों को अगर आप सामने रखते और 175 को सामने रखते तो गेम खुल जानी थी, आपकी पार्टनरशिप बिल्ट अप होनी थी। तो आई थिंक इस सिचुएशन में अभी भी वेट करना चाहिए। गेम खत्म नहीं हुई, सुपर 8 में आके हम मैच जीतना शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है कि अगर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं, यही पाकिस्तान टीम जीत सकती है। हमें गिव अप नहीं करना और हमें ये मत सोचना कि यार हम अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, जो हम नहीं सीखते, जो हम लेट हो जाते हैं, मुश्किल कंडीशन में आके वही गलतियों को रिपीट करते हैं हम। ये थोड़ी सी फिक्र वाली बात है। अदरवाइज ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इनमें टैलेंट है। अगर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 ये हरा सकते हैं तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ब्रिंग देम इन प्रोसेस, ब्रिंग देम, टेल देम कि व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ टू रीड द कंडीशन, हाउ टू रीड द पिचेस एंड व्हाट टू डू। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज वी हैव टू डील विद इट। बिल्कुल। और ये बताइए कि बैटिंग ऑर्डर क्या आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हमें उसमें भी चेंजेस करने की ज़रूरत है? अगर हम देखें कैप्टन सलमान आगा, अगर उनको 1 डाउन पे हम खिला दें, बाबर को हम 2nd पे खिला रहे हैं, तो आई थिंक अब यही पिछले 5 मैचों में तो इनकी यही कॉम्बिनेशन बना होता है। याद रखिए कि 1-2 चेंज आप कर सकते हैं, जैसे आप नाफे की बात की है, फखर जमान की बात की है। इफ यू थिंक somebody is not performing well for last 5-6 games, it's okay to somebody, आप बड़े प्लेयर को भी ड्रॉप कर सकते हो, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपने देखना होता है कि अगले बंदे का कौन, यही तो गेम अवेयरनेस है, यही तो आपने सिचुएशन को रीड करके बड़ा फैसला करना होता है। देखे ना आपने वो क्या नाम था वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारा सलमान रिशाद, आई थिंक, जो क्या नाम उसका, आई फॉरगॉट हिज नेम, सॉरी। वो बड़ी अच्छी फॉर्म में था। अब बड़ा मैच था, उन्होंने बिल्कुल सही किया कि शहीन का माइंडसेट और वो ऐसे मैच खेल चुका है तो ही विल डिलीवर द बेस्ट। इट डज नॉट मीन कि उसको स्कोर पड़ गया, वो बॉलर अच्छा नहीं है, मगर कंडीशन के मुताबिक उसको हमने यूटिलाइज ही गलत किया। जैसे ही पहला ओवर हुआ, आपको चाहिए था कि फौरन ऑफ स्पिनर से बॉलिंग करवाना शुरू कर दे, कि बिकॉज दे वर 2 लेफ्ट हैंडर। तो आपका जो पॉइंट है कि जो इस वक्त चेंजिंग टीम में चाहिए, वो आपके कोच और टीम ने देखना है कौन से लड़के में कॉन्फिडेंस है इस वक्त, कौन अच्छा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा होता। उसके बाद दलेरी से फैसला करना है। और याद रखिएगा, जो दलेरी से फैसले किए जाते हैं ना, दिल से खेले जाते हैं, दिल से किए जाते हैं, उनमें बरकत आ जाती है फिर। बिल्कुल। और बाबर आजम अब देखते हैं जैसे वो पहले ओपनिंग करते थे, अब वो 2 डाउन आ रहे हैं। डोंट यू थिंक कि ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि प्रेशर में एक एक्सपीरियंस्ड जो क्रिकेटर होता है वो उसको हैंडल कर लेता है, वो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो कहीं ना कहीं खासतौर पर कल के मैच में वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और वो कोई रिजल्ट्स देंगे। क्यों हम रिलाई नहीं कर पाते अपने इतने एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन और प्लेयर्स पर भी कि वो हमें रिजल्ट्स देंगे? मुझे ये लगता है, शायद काफी लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, पिछले साल 1.5 साल से बाबर को बिल्कुल उसकी गेम से हटा दिया गया। बाबर की गेम ही नहीं छक्कों वाली, छक्के मारने वाली, चौकों वाली थी। बाबर की गेम को आई थिंक ये कह के ये स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तेरा स्ट्राइक रेट बढ़ा, तू चौके छिक्के मार, जाके पावर हिटिंग कर, ये वो कर।
वो आपने उसको 4 डे से टेस्ट मैच से 50 ओवर में भी उसको उसकी गेम को खराब कर दिया है। मुझे लगता है कि उसकी गेम उसको हमने साल पहले मैं बोला था एक जगह पे, मैंने कहा उसको वैसे ही खेलने दे जैसे वो खेलता है। अगर उसकी टीम में जगह बनती है तो उसको उसके मुताबिक खेलने देना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि मार जिस तरह फखर जमान मारता है या दूसरे मारते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हर बंदे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपनी अपनी होती हैं। तो बाबर आजम को पहली तो ये हमसे गलती हुई मुझे लगता है, और बाबर आजम को भी ऐसे एक्सपीरियंस चाहिए, प्लेयर चाहिए कि वो अपनी गेम के अंदर रहता। अगर बाबर एंड तक जाता तो ये मैच में फिर भी हम वापस आ सकते थे। अब बाबर के दिमाग में ये चीज चली गई है थ्रू मीडिया, थ्रू कोचेस, थ्रू सिलेक्टर्स कि नहीं तुमने हिट करनी है, तुमने पावर वो करना है, क्या कहते हैं, क्या स्ट्राइक रेट तगड़ा करना है। बाबर की गेम ही नहीं स्ट्राइक रेट की। बाबर की तो नॉर्मल खेलता है तो उसका स्ट्राइक रेट 130 135 प्लस होता है, और इन पिचों के ऊपर आपको 125 130 वाला प्लेयर चाहिए होता है जो 20 ओवर खेल सके। सो आई थिंक दिस इज वे वी मेकिंग मिस्टेक। बिल्कुल। और साइम अयूब जो हमारा मेन प्लेयर है, ओपनिंग प्लेयर है, बैट्समैन है, वो नो डाउट कि बॉलिंग में वो बहुत कमाल जा रहे हैं। कल भी उन्होंने 3 विकेट्स ली। बैटिंग में क्यों नहीं वो परफॉर्म कर पा रहे हैं? वहां कहाँ लैक कर रहे हैं वो? I personally think थोड़ा सा ना क्रिकेटिंग शॉट साइम को ज्यादा मारने चाहिए। एक तरह की क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है मॉडर्न क्रिकेट का, कि जब आप प्री प्लान शॉटें मारने लग जाते हैं ना, तो पहले ही माइंड बना लेते हैं कि अगर मैं इधर मारूंगा तो इधर मार देगा। बॉल आपके एरिया में नहीं गिरता तो आप फिर गलत शॉट मार के गलत सिलेक्शन कर लेते हैं। इसको बड़ी सिंपलीफाई करना चाहिए। यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल कोचेस का आ जाता है कि उसको कहें भाई जिधर का बॉल है उधर मारो, प्री प्लान ना खेलो। प्री प्लान खेलने से पता है क्या होता है, आपकी टेक्निक एक्सपोज होने लग जाती है। तो आपने बॉल अकॉर्डिंग टू द बॉल मारेगा ना असाइन, उसमें इतना टैलेंट है कि वो ऑफ वाले बॉल को ऑफ में मार सकता है, विकेटों वाले बॉल को सीधा मार सकता है, खिंचे हुए बॉल को मिड विकेट मार सकता है। अगर ये माइंडसेट, ये फ्रेम बना ले, कंप्यूटर में ये फिट कर ले, जो कि अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है, तो आपकी गेम आसान हो जाती है। आप प्रोसेस में रह के एग्जीक्यूट अपने प्लान को अच्छा कर सकते हो। आई थिंक साइम को ये जरूरी है, उसको ये याद दहानी करानी कि क्रिकेट की गेम जो है ना, इसमें टेक्निक भी शामिल है, माइंडसेट भी शामिल है। इसमें प्री प्लान ज्यादा नहीं खेल सकते आप। और आप क्या समझते हैं, बॉलिंग में शाहीन अफरीदी की जगह अगर हम सलमान मिर्जा और फहीम अशरफ की जगह नसीम शाह को मौका दें, क्योंकि नसीम शाह भी एक ऑप्शन में हैं और उन्होंने माजी में काफी हमें मैचेस जितवाए भी हैं। मुझे तो ये लगता है कि हमने ज्यादा स्पिनर खिला रहे हैं। अगर सलमान भी कर लेता है, साइम भी कर लेता है। देखें कई दफा हम पता क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉलर थोड़ा सा बैट्समैन, ये कहीं हमारी कंडीशन में शायद कदाफी स्टेडियम के पिचों में चल जाइए। आप यकीन मानिएगा, एक्सपर्ट प्लेयर्स को जो कहते हैं ना जेन्युइन बैट्समैन जेन्युइन बॉलर खिलाएंगे, आपको हारने का भी अफसोस नहीं होता। सो आई थिंक वी आर ऑल्सो मेकिंग अ लिटिल मिस्टेक विच इज, दिस इज माई ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग। हम क्या करते हैं कि ऑलराउंडर्स को इतना खिला दिया है कि थोड़ी 2-3 विकेट ऊपर से गिरती है, पता लग जाता है कि आप कौन खेले। क्योंकि ये जो जैसे फहीम है, जैसे नवाज है, शदाब है, ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको 3-3 4-4 ओवर चाहिए, इनसे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपने इनको 6 ओवर दे दिए, 7 ओवर दे दिए, इनको पता नहीं बेचारों को, अभी तक इन्होंने सीखा नहीं है कि हमने गेम को कैसे लेके चलना है, क्योंकि दे आर पावर हिटर्स। और आपको जब 5 जेन्युइन 6 बैट्समैन खिलाएंगे, 5 जेन्युइन बॉलर खेलेंगे, एक छठा ऑलराउंडर खिलाएंगे, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन इस तरह बनता है। फ्लैट पिचों के ऊपर आप जीत गए तो जीत गए, वरना ऐसी कंडीशन के ऊपर आपको जेन्युइन प्लेयर ही जिताते हैं। जैसे नसीम जेन्युइन बॉलर है आपका, वो जैसे आपने शाद का कहा, वो अच्छा बॉलर, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शाहीन अच्छी बॉलिंग कर सकता है। आपने 2-3 जेन्युइन आपने फास्ट बॉलर जरूर खिलाने हैं। कहीं जहां हम फंसेंगे आपको पता ही नहीं चलना फिर जाएं कहां पे। तो आई थिंक हम क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं सिलेक्शन में भी, कि हम जेन्युइन प्लेयरों को नहीं खिला रहे। भारतीय कमेंटेटर्स और जो प्लेयर्स हैं वो हमें ये ताना देते हैं कि आप पाक इंडिया रेवलरी की बात ना करें। देयर इज नो रेवलरी बिटवीन दीज टू टीम्स एनीमोर। वर्ल्ड कप में 1-8 से हम हारे हैं, तो हमारा दुख जो है ना बहुत ज्यादा है। नहीं, आपने कई दफा अपोजिशन को शाबाश भी दी, ठीक है, वो हमारे साथ उनकी नहीं बनती, मगर अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो वी शुड गिव देम अ क्रेडिट आल्सो। इट्स ओके। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के ऊपर ही रहने दें। स्पोर्ट्स का मतलब बिल्कुल नहीं है हम फाइट आउट करें, लड़ें, हमारे लड़के लड़ें। अगर हार जाते हैं इट्स ओके। अगर इंडिया अच्छा खेल रहा है इट्स फाइन, हमें कोई इशू नहीं। हाँ दुख होता है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑपोजिशन को आप शाबाश ना दें। दे प्लेड गुड क्रिकेट, वेल डन टू देम। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडिया की ये टीम ऐसी है कि इसको आप हरा सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करके खेलो तो आप। क्योंकि हमारे जैसे लोग जो शायद उस अभी तक मैंने अपने टाइम में अभी तक नहीं देखा, जैसे मैं क्रिकेट देखना शुरू हुई हूँ, कि हमने इंडिया से कोई मैच जीता हो, तो शायद इस वजह से ज्यादा फील होता है। अजय बस बताया जाता है कि आपके दौर में शायद जीते थे।
अल्लाह का शुक्र है, हम तो शारजा में इनको कभी जीतने नहीं एक देते थे। डर होता शारजा था। नहीं नहीं, हमने काफी मैचेस जीते हैं। हम नेहरू कप भी जीत के आए, जब भी इंडिया में गए 99 में इंजमाम उल हक साहब की कप्तानी में पाकिस्तान टीम गई, वो 6-4 वनडे जीत के आई, सीरीज जीत के आई। वसीम अकरम साहब की कप्तानी में हम जीत के आए। हमने काफी जीता। हमारी ये जो 90s की अक्सर बात करते हैं, 90s के क्रिकेटर्स काफी जीत के आए, अल्लाह का शुक्र है। और ये नहीं, ये भी हमारे लड़के हैं, इन्होंने भी काफी परफॉर्मेंस की है। बट कमिंग बैक टू द जो मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए ना, मुद्दे के ऊपर इंप्रूव कहाँ पे करें। वो बार बार वही मिस्टेक करते हैं कि I personally think, I personally think being a पाकिस्तानी, मुझे ये लगता है कि जो बाहर की आवाजें हैं, वो अंदर वाले जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि दे आर वेरी नेगेटिव पीपल, दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइज अस। मे बी दे आर राइट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर सबकी आवाजें जो एक्स क्रिकेटर्स इस वक्त निजी टीवियों पे बैठ के बात कर रहे हैं उनको पॉजिटिव लिया जाए, तो आई थिंक यू कैन इम्प्रूव। एंड ये लड़कों में इतना तप्पड़ है, यकीन कीजिए, दे आर वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। मगर क्या है कि मुझे लगता है कि एक तो प्लान सही नहीं बताया जाता, कंडीशन को रीड नहीं करते, सिचुएशन को रीड नहीं करते, थोड़ी सी 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं। साहबजादा फरहान को देख लो, ही इज बीन वेरी सक्सेसफुल। व्हाई? ही प्लेड रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट खेल के जो लोग आएंगे लंबी देर के खेल के, इवन सलमान आगा भी, बाबर आजम भी, ये जो रेड बॉल जिन्होंने खेली हुई, इनके कैरियर आप उठा के देखें लंबे होते हैं। वरना जो सिर्फ व्हाइट बॉल से खेलते हैं 2020 के प्लेयर हैं, वो कंडीशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक जो उनको मिलेगी, उनकी मर्जी के मुताबिक, तब अच्छा खेलेंगे, अदरवाइज फिर वो फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी चाहिए कि अंडर 19 लेवल के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए सिलेक्टर्स को, कि हमारे जितने भी लड़के हैं उनको फास्ट ट्रैक करने की बजाय 2 साल उनको फर्स्ट क्लास में रगड़ा लगवाएं, फिर देखिएगा हमें कितने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर मिलते हैं। बिल्कुल सही। और मुश्ताक भाई, अब कल तो जो होना था हो गया, हमारी टीम है, हमने सपोर्ट करना है, मगर बात ये कि अभी तो बड़ी टीमें और भी हैं, मैचेस भी बड़े अहम है आगे। तो आप क्या समझते हैं कम बैक के लिए, मतलब अगर मैं आपको जस्ट सम अप करने के लिए कहूँ कि कम बैक के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? नेवर गिव अप इन लाइफ, नेवर गिव अप। बिलीव जो होता है ना, वो 70% बिलीव जो होता है ना, आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट सही कराता है। वो इलामा इकबाल साहब का एक बड़ा शेर है ना, बड़ा जबरदस्त किस्म का, कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, किर्गिज का जहां और शहीन का जहां। और शहीन को लड़ना आता है, किर्गिज को लड़ना नहीं आता, हालांकि वो ताकतवर होता है। पाकिस्तान टीम शहीन है, इनको लड़ना चाहिए, और अपना अकल के साथ, प्लान्स के साथ जाके अपने पूरा माइंडसेट फोकस करके लड़ें, इकट्ठे एज ए टीम लड़ें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं इस टीम में कि ये अपने बॉलिंग की वजह से अपने अच्छे 2-3 बैट्समैनों की अगर क्लिक कर देते हैं तो दे कैन चैलेंज एनी टीम, स्पेशली इन श्रीलंकन कंडीशंस। यानी आप फिर शायकीन को कह रहे हैं कि फिर से हम उम्मीद लगा लें? उम्मीद के ऊपर दुनिया है। देखो, मायूसी कुफर है, मायूसी कुफर है। इस पे देखे, हमने गिव अप कर दिया तो गेम खत्म होगी ना। गेम हम जब भी जितना भी खेले, हमारे सीनियर प्लेयर हमें ये कहते थे कि अगर आज मार खाती है तो कल फ्राइडे है, आज थर्सडे है। जो कहते हैं ना, जिसको अपने आप को हराना आ जाता है उसको कोई नहीं हरा सकता। मतलब बिल्कुल कि बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। वही ठहर सकता है जो बिलीव करता है, जिसकी उम्मीद तगड़ी रहती है। बिल्कुल सही। हार जीत इज जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम। बस ये होता है कि एफर्ट करें और खेल के, मतलब लगे कि आप लोगों ने वहाँ एफर्ट डाली और खेलें, दैट मैटर्स। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।